इंतजार करते करते 20 मिनट हो जाता, 7:10 से हम शुरू हो जाते हैं देखना, और पता चला कभी महाराज छोड़े नहीं। तो अब ये ठीक रहेगा, हम अपनी दूसरी क्लासेस 7 बजे ला ले रहे हैं, आपकी क्लास हम 8 बजे कर दे रहे हैं। तो दिक्कत तो नहीं है किसी को? जो आपकी क्लास अभी थी, अगर 8 बजे कर लिया जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं, 8 से 9, क्योंकि फिर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या 7:30 कर लें, क्योंकि देख रहा हूं 7:30 पे छोड़ रहे हैं। खाना पहले बना लीजिए सपना जी, खाना पहले बना लीजिए। जितनी भी गृहिणी महिलाएं हैं, मैं समझ सकता हूं चुनौती, खाना पहले बना लीजिए। वैसे भी 7 से 8 या 6 से 7 का टाइम, 7 से 8 का टाइम खाना बनाने का बढ़िया रहेगा। चलो 7:30 ही कर सकते हैं, क्योंकि देख रहा हूं कि 7:30 तक छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कल 25 पे छोड़े हैं, आज लगभग 7:30 खींच ले गए। तो अगर 7:30 पे भी तैयार हो आप, तो हम पढ़ा देंगे 7:30 से 8:30 तक लेके चलेंगे। हम अपनी क्लास जो 8 बजे पढ़ाते हैं, अन्य क्लास को वो हमारी थोड़ी एक अलग क्लास है, वो उसको हम ले आ लेंगे। आठ से ही ठीक रहेगा बेटा, 6-7 नहीं है बेटा, यही तो दिक्कत है। 6 से 7 कहाँ है? 6 बजे तो पढ़ा ही रहे हैं यार। मॉर्निंग, अच्छा, नौकरी नहीं करना है अनुष्का मिश्रा जी? मैंने जो जो शिक्षक पद पर हूं, वो पढ़ाना नहीं है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। मॉर्निंग में, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग की जाएगी, अभी नहीं, अक्टूबर से। अक्टूबर में किया जा सकता है, लेकिन फिर भी टाइम शाम का ही ठीक है, शाम का ही टाइम बेटर है। अच्छा, इको आ रही है, सही हो जाएगा। तो हमें तो लगता है 8 से 9 ही ठीक है। 7 से 8 हम उधर वाली क्लास कर ले रहे हैं। जी जी भाई, अरे टीचर हैं हम, माध्यमिक में हम भी टीचर हैं। ठीक है, तो जो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे उम्मीद करता हूं। अच्छा, इससे अगर मैं 8 से 9 कर देता हूं, 8 से 9 ही ठीक है, क्योंकि 7 से 8 ही हो पाएगी। जो हमारी दूसरी क्लास जो 8 बजे पढ़ाता था, वहां 8:15 बजे, वो क्लास हम कर लेंगे लगभग 7 बजे। तो जब हम उसे 7 बजे कर लेंगे, तो उधर फिर आप लोगों का 8-8:10 तक शुरू कर लेंगे। ठीक है बेटा? तो 7:30 हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि अभी खींच रहे हैं 7:30, फिर 7:40 कर देंगे, क्योंकि कोचिंग 8 बजे तक खुली होती है। तो 8 बजे तक तो उपस्थित रहेंगे वहां पर। हमारा तो ये लोग ये कहते हैं कि आप तो घर से पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं टाइम। और वो लोग कोचिंग में आके पढ़ाते हैं, तो 8 बजे तक कोचिंग खुली होती है। तो फिर कल को टाइम में खींच लेंगे, 7:40 कर देंगे, फिर मैं यहां इंतजार करता फिरूंगा। तो 8 बजे ही बेटर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 8 से 9 ही ठीक रखेंगे। ठीक है भैया, मैं समझ सकता हूं कुछ गृहिणी महिलाओं को प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्हें अपने घर परिवार को देखना है। तो आप लोग अपना जो है घर के जो खाने वाने 7 से 8 में बना लीजिए, फिर 8 से 9 खाली हो जाइए। 8 बजे का मतलब 8:10 तक शुरू हो पाएगी क्लास। ठीक है, 8 बजे भी शुरू हो सकती है अगर हम वो क्लास पहले छोड़ दें तो इसीलिए आप सभी के लिए बेटर रहेगा वही कर लीजिए। हम उसको जो अपनी क्लास हमारी दूसरे जगह पर है, 8, 8:15 से 9 होती थी, अब हम उसको 7 से 8 कर लेंगे, बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आइए, तो आज जो हमें पढ़ाना है बेटा, क्या पढ़ा? फिर दिक्कत होगी मनोरमा देवी जी, फिर दिक्कत होगी। 7:30 करने का मतलब ये है कि न मैं इधर रह जाऊंगा न मैं उधर का रह जाऊंगा। ये भी घंटा हमारा खराब होगा, वो भी घंटा खराब होगा। बात समझिए। और आगे चल के और दिक्कतें बढ़ेंगी जब ये 7:40 पहुंचा देंगे क्लास, 7:50 भी पहुंचा देंगे, तो फिर इंतजार ज्यादा होगा, कोई फायदा नहीं है। 8 बजे फिट टाइम है, जिससे हमारा 7 से 8 का भी स्लॉट हम यूज कर सकते हैं, जो अदर क्लास पढ़ाते हैं हम। और उधर आपका फिक्स टाइम रहेगा 8 बजे के बाद, इसलिए बीच में ना करवाइए प्लीज, ठीक है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, खाना तो बनाना अच्छी बात है। खाना तो सबको अपनी अपनी पसंद का बना के खाना चाहिए, है ना? हम लोग को टाइम मिले तो हम लोग अपनी पसंद का बना के खा लें, टाइम ही नहीं रहता, है ना? तो बनाना चाहिए, अच्छी बात। चलिए भाई, तो अब हम बात आपसे करेंगे। आज थोड़ा ही देर पढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। पूरा टाइम तो आज बर्बाद हो गया है, क्योंकि अगली वाली जो हमारी 8:15 पे क्लास रहती है बेटा, दूसरे चैनल पर वो है, वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी आप लोगों से कल मैंने आग्रह किया था कि कल्चर आप पढ़ लीजिएगा। जी अच्छी बात है, बिल्कुल। घर का काम तो भाई जिम्मेदारी संभालनी ही पड़ती है, तो बहुत अच्छी बात है। पढ़िए, थोड़ा मैनेज करिए, क्या कर सकते, मैनेज करिए भाई। आइए, थोड़ा मैनेज करिए। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, कोशिश कर लीजिए। एक बात जो हमें बतानी है आप सभी को, जो यहाँ का नगरीकरण और धर्म की बात कर ले, राजनीति की बात कर ले, है ना? तो बस मैं उसी की बात करने जा रहा हूं आपसे। 2 सेकंड आप समय दें हमें। तो कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? कल आप लोगों ने क्या पढ़ा? कल आप लोगों ने क्या रीडिंग लगा ली थी, जो मैंने नोट्स दिया था? अब सामान्य रूप से जो नगरीकरण की बात, देखिए संस्कृति में, आज हम आपसे बात संस्कृति की करेंगे, सैंधो संस्कृति। एक टाइम और हो सकता, पांच से छह। 5 से 6 कर लें? क्यों भाई, सभी तैयार हैं? 5 से 6 करें? राजू ने लिख दिया नहीं, और लोग बताएं। नगरीकरण, सभी लोग डिसाइड करो, 5 या 5:15 से 6:15 कर लें? सोली शुक्ला भी, सब भाग रहे हैं। चलो चलो चलो, अच्छा ज्यादातर देख रहा हूं मैंने 8 से 9 वाले ज्यादा रिलैक्स हैं। चलो कोई बात नहीं, 8 से 9 ही रहने दो। देखिए, यहां तो संदो नगरीकरण की बात आती है बेटा,
ये क्या खास बात है इसकी? इसकी बात है कि दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। माने पूरे साउथ एशिया में यह पहली नगरीय सभ्यता थी। चलिए भैया 8 से 9 वालों का समर्थन ज्यादा है, चलने दीजिए, फिलहाल कुछ दिन चलने दीजिए, फिर कोई समय मिलेगा तो आगे पीछे कर लिया जाएगा। चलिए, नगरों का निर्माण चेसबोर्ड पद्धति या इसी को कहते हैं ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित। सामान्यतः नगर दो भागों, दुर्ग एवं निचला में विभाजित था और ज्यादातर आयताकार थे। ज्यादातर नगर आयताकार थे। अधिकांशतः आयताकार ठीक है, या समानांतर चतुर्भुज जैसा। चतुर्भुज जैसे थे सामान्य थे। ठीक है, जबकि बनावली कैसा था? कुछ नोट पॉइंट में लीजिए। बनावली अर्धवृत्ताकार, लोथल विषम चतुर्भुज जैसा। ये थोड़ा सा अलग है, कौन सा अर्धवृत्ताकार, कौन सा विषम चतुर्भुज, ये दोनों अलग रखना है। इन जनरल ये सारे आयताकार या समानांतर चतुर्भुज जैसा था। और बाकी सारी बेसिक चीजें बता चुका हूं। ठीक है, आवासीय भवन, सड़कें, ये सब छोड़िए, ये सब आप उसमें पढ़ लीजिएगा। कला की बात कर लें और बाकी पढ़ लीजिएगा रीडिंग के साथ। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मान लिया मैंने 8 से 9। वही सैंधव कला, तो जो सैंधव कला की बात है बेटा, सैंधव कला की कई अवस्थाएं हैं। इसमें आप मूर्तिकला है ना, मूर्तिकला देख सकते हैं, और मोहरे मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं।
और इसके अलावा मृदभांड कला। ये खास बात है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना। तो जब हम मूर्ति कला की बात आते हैं तो इसमें प्रस्तर मूर्तियां, ठीक है, मृड मूर्तियां और धातु मूर्तियां आती। धातु मूर्तियां, ठीक है। प्रस्तर मूर्तियों में हड़प्पा, हड़प्पा से दो प्राप्त हुई। हड़प्पा से दो प्राप्त हुई। एक लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष वक्ष, माने वक्ष मतलब सीने तक, और एक काले स्लेटी पत्थर, काले स्लेटी पत्थर की नृत्यरत मूर्ति, पुरुष मूर्ति है। इसे शिव नटराज कहा गया। नृत्यरत पुरुष मूर्ति, पुरुष मूर्ति, इसे नटराज शिव कहा गया। कुछ लोगों ने मार्शल आदि ने नटराज शिव कहा। मिट्टी की अधिकांश मूर्तियां अधिकांशतः मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। धातु मूर्तियां नर्तकी, ये कांसे वाली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बाकी सब पढ़ाया हूं, एक समरी देने का प्रयास कर रहा हूं, बस ध्यान रखना। वैसे मोहनजोदड़ो से कुल 12 मूर्तियां पत्थर की मिली हैं। हड़प्पा से खास है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से 12 प्रस्तर मूर्तियां, तो ये याद रखना है। बाकी ये हड़प्पा की दो खास हैं जिनको मैंने यहां पर लिख दिया। बाकी धातु मूर्तियों में नर्तकी की और पशु पक्षी की मूर्तियां आपको पहले ही लिखा चुका हूं डिटेल में। कहां से पीतल का बतख मिला, कहां से तांबे का कुत्ता मिला, तो ये अलग अलग फिर से लिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब आपको बता दें कि जो धातु मूर्तियां बनती थी ये किस पद्धति से बनती थी? लो वैक्स पद्धति से। धातु मूर्तियों का निर्माण विधि लो वैक्स पद्धति, इसे स्पेशली हिंदी में मधुच्छिष्ट कहते हैं। मधुच्छिष्ट बताता हूं ये क्या है, अभी बता रहा हूं। मधुच्छिष्ट विधि कहा जाता, इनसे मूर्तियां बनती हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो मिट्टी की मूर्तियां बनी हैं ये टेराकोटा फिगरिंस है। टेराकोटा फिगरिंस कही जाती हैं। फिगरिन
कही जाती हैं। इसका मतलब है कि पकाई हुई मिट्टी, पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं। अच्छा, ध्यान रखना, इनकी क्या विधि, जैसे आपने पढ़ा कि धातु मूर्तियों की निर्माण विधि लो वैक्स है, जबकि टेराकोटा इनकी निर्माण विधि जो है वो चिकोटी पद्धति है। प्रेशर चिकोटी पद्धति बोलते हैं, चिकोटी पद्धति। ये मिट्टी को दबाकर बनाया जाता। मृदभांड में ध्यान से सुनो, मोहरों और मृदभांड को बता दे रहा हूं, मोहर अभी बाहर ले आ रहा हूं। मृदभांड यहां अधिकांशतः लाल गुलाबी प्रकार के हैं, लाल या गुलाबी मृदभांडों पर काले रंग से चित्रण। बाकी प्यासा कौवा वौवा सब पढ़ चुके हैं आप, तो उसको हम अलग से नहीं बता रहे हैं, अलग से हम नहीं बता रहे। फिर से एक बार देखिए, कम शब्दों में पूरी बात को कहने का प्रयास किया हूं। सैंधव कला, यहां मूर्ति कला बहुत बेहतर है। तो पत्थर की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, धातु की मूर्तियां। मोहरों को अभी हमने छोड़ रखा, मोहर यहां से हम मिटा ही दे रहे हैं, छोड़ दीजिए मोहर, मोहर यहां छोड़ दिया। तो हमने यहां दो चीजों को टारगेट किया, मूर्ति कला को और मृदभांड कला। मृदभांड कला को विशेषकर लाल गुलाबी मृदभांडों, लाल गुलाबी मृदभांडों पर काले रंग से चित्रण, जैसा कि आपने पढ़ा है कि भैया लोथल से कौवा, प्यासा कौवा वाली चालाक लोमड़ी वाली कहानी, तो ऐसे मिट्टी के बर्तनों पर वो काले रंग से पेंटिंग की गई। लाल या गुलाबी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उसमें काले रंग से पेंटिंग की गई। तो बाकी रही बात मिट्टी पत्थर की मूर्तियां, मोहनजोदड़ो से 12 मिली हैं, हड़प्पा से 2 खास मिली हैं। एक लाल बलुआ पत्थर का पुरुष वक्षधर मतलब यहां तक, और एक काले स्लेटी पत्थर से नृत्यरत पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज शिव कहा गया। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां ज्यादातर मातृ देवी की मिली हैं, इसके अलावा पशु पक्षी भी मिले हैं। तो ये टेराकोटा पद्धति से बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां जो पकाई गई मिट्टी है, और इनकी बनाने की विधि चिकोटी पद्धति है। चिकोटी पद्धति का मतलब प्रेशर देकर, दबा दबा के, उंगली से दबा दबा के इसको चिकोटी पद्धति कहते बनाई गई। अब ये जो धातु मूर्तियां हैं कांसे की नर्तकी वगैरह जैसे बनी हैं, इनका निर्माण लो वैक्स पद्धति या मधुच्छिष्ट पद्धति। इसमें होता क्या है बेटा, सबसे पहले एक मॉडल बनाते हैं मोम का, मोम के मॉडल पर ये फिर पकाई गई मिट्टी डाल देते हैं, वो सूख जाती। उसके बाद ध्यान से सुन, उसके बाद उस मोम के मॉडल को ये मोम रहता है ना भाई, मोम का मॉडल बनाया, जैसे मान लो बतख बनाना, तो बतख मोम का बनाया, अब उसके ऊपर मिट्टी डालकर पका लिया, पकाई मिट्टी का सांचा बना दिया, अब वो एक सांचा बन गया। उसके बाद फिर उसको मोम को पिघला दिया आंच दिखाकर, फिर वो खाली हो गया, सांचा बन गया। तो उसमें मेटल भर दे, जैसे कांसा भर दिया। मान लो नर्तकी की मूर्ति बनानी, तो इसका पहले मोम का मॉडल बनाएंगे, उस पर फिर पकाई मिट्टी का पुतला बनाएंगे, फिर मोम पिघलाकर निकालकर उसमें मेटल भर देंगे, फिर अंत में ऊपर से पकाई गई जो मिट्टी है उसे तोड़ देंगे, फिर उस सांचा टूटते ही पूरा रियल मूर्ति आ जाएगी। इसी पूरी विधि को लो वैक्स पद्धति या मधुच्छिष्ट विधि कहते हैं। क्या अगर ये किसी को ना समझ में आई तो फिर से बात कर लो, जिस भी बच्चे को ना समझ में आई हो बात कर लो तुरंत। मिट्टी के बर्तन बनाने के भट्ठे कहां मिले? मिट्टी के बर्तनों को पकाने का भट्ठे कहां प्राप्त हुए? ध्यान से सुनो, भट्ठे कहां कहां मिले? सबसे बड़ा तो मिला मोहनजोदड़ो में,
मोहनजोदड़ो, नौसारो, ठीक है, हड़प्पा और चाहुंदड़ो में। चाहुंदड़ो में तो ये इन स्थानों पर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के भट्ठे मिले हैं। ये ध्यान रखना, ये ईंट के भट्ठे नहीं है, मिट्टी के बर्तनों को पकाने का ये भट्ठा है। क्लियर हो गया बेटा? ये कंफर्म हुआ इतनी बात? तो ये कला खत्म करो इसी पर। अब आ जाओ हम कला की मोहरों की बात कर लें, है ना, मोहरों की बात। मोहरें, मोहरें या इंग्लिश में इन्हें सील कहते हैं, है ना, ये माल पर मारी जाती थी। अब इसमें आइए, मोहरें तिलखड़ी सबसे ज्यादा इसी की बनी है। तिलखड़ी विशेष प्रकार का पत्थर होता है। तिलखड़ी, कांचिली मिट्टी, कांचिली मिट्टी, गोमेद, गोमेद, चर्ट, है ना, तांबा, तांबा, सीपी, सीपी आदि की बनाई जाती थी, लेकिन सर्वाधिक इसकी बनी, सर्वाधिक इसकी बनी है। सर्वाधिक निर्माण तिलखड़ी का हुआ। एक्सेप्शन या अपवाद या नोट, नोट में समझो, लोथल एवं देसलपुर से, देसलपुर से तांबे की मोहर मिले, मोहरें प्राप्त हुई, है ना, हुई है। अब आ जाओ, इनका आकार कैसा होता था? आकार ध्यान से सुनो, वर्गाकार या चौकोर, बेलनाकार, ठीक है, घनाकार, ईटीसी। सर्वाधिक ये थे, सर्वाधिक यहां से वर्गाकार मिले, जबकि बेलनाकार मेसोपोटामियाई आकार था। मेसोपोटामियाई कहां से मिली थी पहले ही लिखा चुका था। अब इनकी माप क्या होती थी? अब इनकी मैं माप की बात करूं, सामान्यतः माप 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, ज्यादातर तो वर्गाकार है ना, तो इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती थी। यही इनका आकार है। बस इन पर विभिन्न प्रकार के चित्र वगैरह होते हैं, तो छोड़ दीजिए, खत्म करिए इसको।
अब इनकी हम धार्मिक पूजा की बात कर लेते। धार्मिक सिलेंड्रिकल शेप होता था भाई, उनका आकार सिलेंड्रिकल होता था। ये यहां पे गोला ऐसे, ये सिलेंड्रिकल हो गई। पीछे की तरफ पतला होता था, ये मोहरें होती थी। पीछे पतला होती चली जाए, बेलना का, ये सिलेंड्रिकल है। बताएं? ठीक है। रही बात इनका धर्म, समाज, बेसिक चीजें। धर्म के बारे में यहां कहते हैं कि यहां प्रकृति पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा, पशु में एक श्रृंगी बैल वगैरह बढ़िया पूजे जाते थे, और पक्षियों में फाख्ता पक्षी पूजा जाता था। इसके अलावा वृक्ष में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, है ना। स्वास्तिक चिन्ह के निशान थे, और देवी देवताओं में मातृ देवी की सबसे ज्यादा पूजा होती थी। इसके अलावा आद्य शिव का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो के मोहर से मिला है, जिसमें उन्हें 5 पशु उनके आसपास बनाए गए। पशुओं की संख्या 6 है, लेकिन नंबर ऑफ 6 हैं, और 5 प्रकार के पशु हैं। गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ है, और एक हिरन है। तो ये सब हमारे नोट्स में दिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये धर्म की खास बात है। और वैसे भी कहा गया कि सेंधो पूरे प्रशासनिक सिस्टम में धर्म का बोलबाला था, धार्मिक चीजों का वहां पर चर्चा होती है, ये खास बात। राजनीतिक संगठन के बारे में कहा जाता है इनके कि राजनीतिक संगठन निश्चित बहुत बेहतरीन था, संगठित था, क्योंकि एक नगरी सभ्यता है और नगरों का इस प्रकार से निर्माण है, पूरे सिस्टमैटिक ढंग से सड़कें हैं, समकोण पर काटते हुए पूरे नगर बनाए गए। और चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो लोथल हो या कालीबंगा हो, इनके निर्माण की योजना देख ली जाए तो ऐसा लगता है कि सब चीजें चुन चुन के बनाई गई। धौलावीरा हो, ये सब किसी बिना बड़े प्रशासनिक संगठन और राजनीतिक संगठन के बिना संभव नहीं है। तो निश्चित एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संगठन कार्य करता था, बट कौन सी राजनीतिक प्रणाली थी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि सेंधो लिपि आज तक पठनीय नहीं है, सेंधो लिपि पढ़ी नहीं गई। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि राजतंत्र था कि लोकतंत्र था, कि कौन सा तंत्र अधिनायक तंत्र था या धर्म तंत्र था। एकदम इसमें आप दावे के साथ नहीं कर सकते। रिलीफ यही है बेटा, रिलीफ स्थापत्य कला इसे ही कहते हैं, ठीक है। रिलीफ स्थापत्य तो इसी कहते हैं ना बेटा, मोहरे को, मोहरे ही तो रिलीफ स्थापत्य हैं। यही रिलीफ है, यही रिलीफ है बेटा, ठीक है। आई बात समझ में? इनके पतन को लेकर आपको पूरा नोट्स में मिलेगा हमारे। इनका व्यापार कहां से होता था ये भी पूरा, तो इसलिए समय की बर्बादी न करें। आज हमने कहा था कि थोड़ा अस्त व्यस्त सारा मामला है, इसलिए अब इसको कायदे से पढ़ लीजिए, है ना। बाकी इनका पतन कैसे हुआ, किसी ने कहा बाढ़ द्वारा, किसी ने कहा भूकंप द्वारा, है ना, किसी ने कहा आर्यों के आक्रमण हो गए, किसी ने कहा मलेरिया महामारी आ गई। ये सब हमने चार्ट में दिया, पढ़ लीजिए। बाकी कौन सी वस्तुएं कहां से मंगाई जाती थी उसका भी पूरा चार्ट है या नहीं बताइए, सभी बताएंगे क्या उसमें चार्ट है या नहीं। सामाजिक संगठन के बारे में दिया है कि नहीं, कि जात प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। हाँ, यहां पर सामाजिक स्तरीकरण था, है या नहीं, ईमानदारी से बताइए। जिसने नोट्स पढ़ा होगा, जिसे नोट्स पढ़ा होगा बताइए। उसे पतन के बारे में भी है, और उसमें सामान कहां से मंगाया जाता था इसकी भी लिस्ट है। सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट्स प्लीज। तो उसको कृपया पढ़ लीजिए। अब कल हम इसका एक अभ्यास प्रश्न करें। अब ये टॉपिक आप यहीं पर इसको समापन कर लीजिए, और बाकी पीडीएफ से पढ़िएगा। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, उसमें जहां भी आपको दिक्कत आएगी आप डिस्कस कर लीजिएगा, हम आपको एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे।
तो कल इसका एक अभ्यास प्रश्न आयोजित करूंगा। तो कल आप सभी तैयार रहेंगे? आठ बजे कल नए समय पर देखता हूं कैसे मैनेज हो रहा है। ठीक है? हाँ, और क्या, संधो ही पढ़ने की बात कर रहा हूं, और क्या। संधो पढ़िए, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां ऐसे बताऊंगा। जहां जरूरत पड़ेगी कि हाँ नोट से पढ़िए बताऊंगा। जैसे अब उसमें कई तत्व आएंगे, धीरे धीरे बताता रहूंगा। हाँ, अब ये जरूरी नहीं कि एक एक चीज लिख के यहाँ बताऊंगा बेटा। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन क्लास में एक एक चीज लिख के नहीं समझाया जा सकता। कई चीजें यहाँ हम पीडीएफ लगा के भी पढ़ाएंगे। पिछली बार भी पढ़ाया था, फिर पढ़ाएंगे। पीडीएफ यहाँ लगाएंगे और पीडीएफ लगाकर पढ़ाएंगे। कई क्लासेस ऐसे किए हैं, तो आपकी भी होगी। ठीक है? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको यहाँ पीडीएफ लगाकर ही पढ़ा। अब जैसे स्थापत्य कला की बात है, मूर्ति कला की बात है, कौन सा मंदिर कहाँ बना। स्थापत्य कला में जब हम मेडाइवल पीरियड में आएंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कौन इमारत कहाँ बनी, जिसको लिखाने की जरूरत नहीं, सीधे पीडीएफ लगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और सीधे आपके पास प्रोवाइड रहेगी पीडीएफ, है ना। तो ये इस तरीके से जब पढ़ेंगे। राजू सिंह पेपर पास है, पिछली पूरी वीडियो पढ़ चुके हैं आप, फिर भी परेशान ना होइए। आप पिछले से बैच से जुड़े हैं और पूरा पढ़ाया हूं, पूरा ऐप पर अपलोड है, उस पर रात दिन एक करके पढ़िए। ठीक है बेटा, उसको पढ़िए कायदे से। हम आपको अभी संडे को हम जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ाएंगे और अभ्यास प्रश्न कराएंगे। बाकी अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जो नया राउंड पढ़ा रहा हूं तुरंत एक महीने में खत्म हो जाएगा, तो ये गलतफहमी ना रहिए। ठीक है बेटा, पिछला पढ़ाया हुआ उसको पढ़ते रहिए, और आप लोग काफी पढ़े भी हैं, जो चीजें नहीं पढ़े हैं उसको उसमें से देख के पढ़ते रहिए। बाकी हम स्टार्ट चीजें पढ़ा देंगे और अभ्यास प्रश्न कराएंगे उसका 4-5 कम से कम। जी जी जी, इसी बैच से तो भी पढ़ते रहो। इस बैच से हो तो ये बैच तो एलटी ग्रेड है यार। एलटी ग्रेड का अभी कहां पास में है पेपर मिस्टर राजू सिंह? बेटा अगर इसी बैच से हो तो इसमें तो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड का भी बहुत टाइम है। और अगर हाँ तो पीजीटी तो पुराने से जुड़े हुए हैं, है ना। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, घबराओ मत। तो पुराना वीडियो पढ़ते रहो राजू सिंह, पुराना वीडियो पढ़ते रहो, पुराना वीडियो पूरा पढ़ते रहिए। पूरी क्लास ऐप पर अपलोड है, और अब अक्टूबर में एग्जाम है तो उसको पढ़ते रहिए। उसके बाद हम आपको नई चीजें पढ़ाकर अभ्यास प्रश्न कराएंगे। ठीक बेटा, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न पढ़ते रहिए। बाकी तो हम कह रहे हैं ना कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं आपकी आजादी के बाद वाली। ठीक बेटा, और किसी कुछ कहना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सभी ले सकते हो क्लास, सभी ले सकते हो क्लास, कोई बात नहीं। पढ़ाऊंगा तो लिंक डाल दूंगा सबको, मना थोड़ी करूंगा, सब ले लो, लिंक तो जाएगा ही ग्रुप पर। बिल्कुल बिल्कुल, यूजीसी नेट वालों को तो जरूरी है लेना। भैया पीजीटी और यूजीसी नेट वाले तो लेंगे ही क्लास हो अमिता जी। पीजीटी और यूजीसी नेट वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, उनका तो टॉपिक ही है। चलो, धन्यवाद।